अस्सलाम वालेकुम। आज जो ये फोर्थ ईयर के फर्स्ट चैप्टर का थर्ड लेक्चर है, जिसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हकीकी आमदनी और ज़रिया आमदनी, रियल इनकम एंड मनी इनकम। साल भर में जो कुछ भी आपके मुल्क में, हमारे मुल्क में जो कुछ भी पैदा होगा, अशिया खदमात की मिकदार, उसे हम हकीकी आमदनी कहते हैं। वो हमारी रियल इनकम होती है। लेकिन हर चीज़ को मेजर करने के यूनिट्स डिफरेंट होते हैं। किसी चीज़ को हम ग्राम्स में मेजर करते हैं, किसी को मीटर्स में और किसी को लीटर्स में, तो डिफरेंट उनके यूनिट्स होते हैं। तो कौमी आमदनी का मजमूआ मालूम करने के लिए, उसका एग्जैक्ट अंदाज़ा लगाने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है कि कौमी आमदनी की जितनी भी कुल मिकदार है उसे हम मनी टर्म्स में ट्रांसफ़र कर दें। उसको ज़र की इकाइयों में तब्दील किया जाता है। तो जो ज़र की फॉर्म में आमदनी हमें हासिल होती है वो हमारी ज़रिए आमदनी कहलाती है। अगर उसको ज़र की इकाइयों में तब्दील करने के लिए हमें अशिया खदमात की कीमतें मालूम करनी होती हैं कि उनकी प्राइसेस कितनी हैं। उनकी प्राइसेस मालूम करने के बाद हम नेशनल इनकम का अंदाज़ा लगा लेते हैं कि वो कितनी है। अगर मुल्क में कीमतें बढ़ जाती हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि कौमी आमदनी बढ़ गई है, और अगर कीमतें कम हो जाएं तो उससे कौमी आमदनी में कमी ज़ाहिर होने लगती है। तो इसका ये भी मतलब नहीं है कि कौमी आमदनी कम हो गई है। इसका अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जाता है कि आपकी अशिया खदमात की मिकदार कितनी है। अगर अशिया खदमात की मिकदार ज़्यादा होगी, यानी हकीकी आमदनी, तो हम कहेंगे कौमी आमदनी ज़्यादा हो रही है। और अगर अशिया खदमात की मिकदार कम होगी, यानी हकीकी आमदनी, तो फिर हम कहेंगे कि कौमी आमदनी हमारी कम है। जैसे कि इसमें एक टेबल बनाया गया है। ये टेबल इसमें शो हो रहा है। ये 1996 का 2006 की कौमी आमदनी का इसमें दिखाया गया कि 1996 में जो हमारी ज़रिए आमदनी थी वो 2500 बिलियन रुपीज़ थी। उस टाइम कीमतों का जो स्टैंडर्ड था, ये प्राइस का जो स्टैंडर्ड लिया गया था वो 100 लिया गया था। अब यहाँ पर कुछ टाइपिंग एरर है। यहाँ पे 500 नहीं है, यहाँ पर 2500 आएगा। नीचे ये वाली प्राइस 100 मेंशन की गई है और ये मल्टीप्लाई 100 किया गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2500 बिलियन रुपीज़ आ जाएगा, यानी ज़रिए आमदनी 2500 है तो हकीकी भी इतनी है। लेकिन 2006 में हमारी जो कीमतें थी, प्राइसेस थी, वो डबल हो गई कि 100 से 200 चली गई। तो उससे हमारी जो ज़रिए आमदनी थी वो भी हमें डबल शो होने लगी कि 2500 से 5000 बिलियन रुपीज़। इधर टाइपिंग एरर है इस वाले, यहाँ पर भी यहाँ पे जहाँ ऊपर 1000 लिखा गया है ये 5000 है और नीचे 100 नहीं, यहाँ पर कीमत आएंगी प्राइस 200, तो यहाँ पे 200 लिखा जाएगा और यहाँ पर 5000। जब आपको सोल्व करेंगे तो ये भी 2500 आएगा। यानी 1996 में देखा जाए तो ज़रिए आमदनी जो है वो डबल शो हो रही है। क्यों? क्योंकि कीमतें ज़्यादा हो गई हैं। लेकिन कीमतें ज़्यादा हो जाने से हमारी हकीकी आमदनी में तो इजाफा नहीं हुआ। तो देखिए ज़रिए आमदनी डबल हो गई 25 से 100 से 5000, लेकिन हकीकी आमदनी उतनी ही है, 2500 ही 1996 में है और 2500 बिलियन ही 2006 में है। तो इससे जो नतीजा ये निकलता है कि कीमतों में इजाफे के नतीजे में कौमी आमदनी में इजाफा नहीं हो जाता, और ना ही इससे लगता है कि इजाफा हो गया, लेकिन होता नहीं है। वो हकीकी कौमी आमदनी में इजाफे से ही हम कहेंगे कि कौमी आमदनी में इजाफा हुआ है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारी कौमी आमदनी की पैमाइश। कौमी आमदनी को हमने पढ़ लिया है कि क्या होती है, उसके कॉन्सेप्ट्स कौन से होते हैं, रियल इनकम कौन सी है और मनी इनकम कौन सी है, नॉमिनल। अब जो देखना ये है कि कौमी आमदनी को मेजर करने के कौन से मेथड्स यूज़ होते हैं। फर्स्ट वन जो हमारे पास मेथड है, ये वाला फर्स्ट वन जो हमारा मेथड है वो है पैदावार का मजमूआ, यानी बाज़ारी कीमत के लिहाज से हम इसको लेते हैं। इसको एट मार्केट प्राइस और प्रोडक्शन मेथड भी कहा जाता है। सेकंड जो मेथड है वो है आमदनियों का मजमूआ। इसमें जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है हम उनकी इनकम्स को ऐड करते हैं। थर्ड पर जो है वो कुल खर्च का तरीका, इसको एक्सपेंडिचर मेथड भी कहा जाता है। आज जो हमने पढ़ना है वो है हमारा पैदावार का मजमूआ। जैसे फर्स्ट लेक्चर में डॉक्टर मार्शल की कौमी आमदनी की डेफिनेशन आपको पढ़ाई थी। वो डेफिनेशन ये थी कि किसी भी मुल्क के अंदर एक साल के अरसे में उनकी कुदरती वसाइल और सरमाए को इस्तेमाल में लाकर जो कुछ भी पैदा होता है उसे हम कौमी आमदनी का नाम देते हैं, और वो अरसा एक साल का होता है। तो अब उसमें कौन कौन सी अशिया और खदमात शामिल हैं ये उस टाइम में डिस्कस किया था। तो नंबर 1 पे इसमें ज़र शोबे की पैदावार। ज़र शोबे की पैदावार मीन्स इसके अंदर जो है गंदम, चावल, जितने भी क्रॉप्स हैं हमारे, उसमें कपास, गंदम, चावल, फल, सब्जियां, हर तरह के फल, हर तरह की सब्जियां, तो एग्रीकल्चरल जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो इसमें शामिल होंगे। नंबर 2 पे जो शामिल होंगे वो हमारे सनती शोबे की
पैदावार है, जितनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं फैक्ट्रीज़ में बन रही है, इंडस्ट्रीज़ में बन रही है, कपड़ा है, गंदम है, कपड़ा है, चीनी है, सीमेंट, मशीनरी और जो जितनी भी मसनूआत और भी बहुत सारी गुड्स एंड प्रोडक्ट्स हम बनती हैं तो वो सब इसमें शामिल हो जाएंगे। थर्ड वन पे खिदमत से अंजाम देने वाले इदारे हैं, एक इदारे हैं, और फोर्थ पे हमारे पास अफराद हैं। इदारे कौन से हैं? जो कि बैंक्स हैं, स्कूल्स, कॉलेजेस या और डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, ट्रांसपोर्टेशन की कंपनीज़ हैं, तो वो उनके जो मुनाफिजात हैं वो इसमें शामिल होंगे, ऐड हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे। नंबर फोर्थ पे अफराद हैं, खिदमत से अंजाम देने वाले अफराद। उसमें कौन है? डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, टीचर्स हैं, लॉयर्स हैं, जजेस हैं एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में जो अफराद काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं, उनकी जो इनकम्स हैं वो इसमें शामिल हो जाएंगे। अब इन जो चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी कि ये चीज़ें शामिल होंगी, ये होंगी, अब उनको मेजर करने के फिर वही यूनिट्स डिफरेंट होंगे, कुछ को ग्राम्स में करेंगे, कुछ को मीटर्स में करेंगे, कुछ को लीटर्स में करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इन जो अशिया हम शामिल करने लगे, जो गुड्स शामिल करने लगे, इनकी हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनकी प्राइसेस को देखेंगे कि इनकी कीमतें कितनी है। सबसे इनकी कीमत मालूम करके इनकी मालियत मालूम की जाएगी, फिर उनकी मालियत को जमा किया जाएगा। वो देखते हैं कि एक आगे एक छोटा सा टेबल बनाया गया है, ये टेबल देखते हैं कि इसमें कैसे किया गया है। ये देखिए, ये एक फ़र्ज़ी है, इसको फ़र्ज़ी टेबल है। इसमें कहा गया है कि एक साल के अंदर एक मुल्क में जो गंदम बनाई गई हैं वो 10 लाख गंदम बनी है, 10 लाख मन गंदम पैदा हुई, ठीक है। और 1 लाख गंदम जो थी, वो 1 लाख जो गंदम है ये 300 रुपये फ़ी मन मार्केट में फ़रोख्त होती है। तो टोटल जो 10 लाख मन गंदम है वो 30 करोड़ रुपए की होगी, ठीक हो गया। चावल 5 लाख मन पैदा हुए, 1 मन चावल 1000 रुपये का है, तो जो टोटल 5 लाख मन जो चावल है वो 50 करोड़ रुपए के होंगे। वो कैसे निकलेंगे कि आप यहाँ पे 300 को 10 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 30 करोड़, 1000 को 5 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे 50 करोड़। इसी तरह कपास की उसने कहा कि 1 लाख गांठें हैं, ठीक है, और 20,000 पर गांठ जो है इसकी रुपीज़ इसकी प्राइस है। आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 करोड़ आ जाएगा। इसी तरह घी 50,000 मन घी मैन्युफैक्चर हुआ है और 1000 रुपीज़ जो है फ़ी मन पे फ़रोख्त हो रहा है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 करोड़। इसी तरह डॉक्टर 5000 डॉक्टर्स हैं, एक डॉक्टर की 1 लाख जो है सैलरी है 1 ईयर की बात हो रही है, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 5000 को 1 लाख से, तो ये 50 करोड़, यानी डॉक्टर की सैलरीज 50 करोड़। इसी तरह टीचर्स की, इसी तरह से वकील की। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी हमें ये माल, ये जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं, ये हमें मनी टर्म्स में हमें हासिल हो गया। अब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो 235 करोड़ जो आपको लास्ट में हासिल हुआ, ये हमारी कुल कौमी आमदनी है। अब इसके लिए हमें कौन सी एहतियातें करनी है, इसको देख लेते हैं। प्रिकॉशंस हमारे वो कौन सी प्रिकॉशंस होंगी? नंबर 1, दोहरी गिनती का ख़तरा। ये मैंने लास्ट में भी आपको टॉपिक में बताया था कि दोहरी गिनती से बचाव करना है, यानी किसी भी चीज़ को डबल काउंटिंग नहीं करनी, 2 दफ़ा इसको काउंट नहीं करना। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने बताया था कि या तो किसी भी शय की फ़र्स्ट फॉर्म लेके और हर फॉर्म में होने वाले इजाफे को जमा कर लें, या फिर उसकी फ़ाइनल फॉर्म ले लें। जैसे इसमें एक एग्जांपल दी गई है कि ख़ाम लकड़ी है, पहला मरला ख़ाम लकड़ी है, फिर फर्नीचर से पहले वाला जो फॉर्म बनेगी और फिर तैयारशुदा फर्नीचर होगा। अब जो लकड़ी है वो 1000 रुपीज़ की है, उसकी मालत में इजाफा भी 1000 ही हुआ है, लेकिन फर्नीचर से पहले उसमें 1500 की। अब इस 1500 के अंदर ये 1000 शामिल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से इसको माइनस करके जो इजाफा हुआ इसकी मालियत के अंदर 500 सिर्फ वो लेंगे। और अब तैयारशुदा फर्नीचर की टोटल मालियत 2500 है, अब इसके अंदर ये 1500 शामिल है, तो हम क्या करेंगे, इसमें जो इजाफा हुआ है 1000 वो लेंगे। अब हमने क्या करना है, या तो आप फर्स्ट फॉर्म लेके हर उसमें होने वाले इजाफे को जमा कर लेंगे, या फिर सिर्फ इसकी लास्ट वाली फॉर्म लेंगे, यानी कि तैयारशुदा फर्नीचर की प्राइस 2500 और ये जो मालत में इजाफे को जमा किया 2500, ये देखें दोनों सेम है। हम इन दोनों में से कोई एक मेथड को यूज़ करेंगे। अब तफरी तबा की खातिर जो हमारी हॉबीज़ होती हैं, हम लेयर टाइम में जो काम करते हैं उससे जो हमें आमदनी हासिल होगी वो इसमें शामिल नहीं होगी। बिला मुआवजा खिदमात हैं, यानी कि वो जो घर में लेडीज़ काम करती हैं, कपड़े सीती हैं, खाना पकाती हैं, उनके मुआवजे वो भी कौमी आमदनी में शामिल नहीं होते हैं। बिलवास्ता टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस को जो है हम इसमें शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है इसमें मेजर करने का मेथड, वो है आमदनी का मजमुआ आमिलीन के मुआवज़ों के मजमुए के हिसाब से है।
इसमें क्या करेंगे हम, आपको सबको हमें मालूम है कि हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन है, हम इनके भी मुआवजे, इनके सैलरीज, इनकी वेजेस होते हैं। जैसे लैंड का रेंट होता है, कैपिटल का इंटरेस्ट होता है, लेबर की वेजेस होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट होता है। तो ये जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, इनकी जो उजरतें हैं या जो इनको जो हम इनके रिवॉर्ड्स होते हैं, इनको ऐड कर लिया जाए तो हमें इस फॉर्म में भी कौमी आमदनी हासिल हो जाती है। वो कैसे, आप देखें रेंट, इसमें क्या क्या शामिल होगा, इसके अंदर जो ज़मीनें हैं, घर हैं आपके, तो उनके किराए इसमें शामिल होंगे। उजरतें, आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या प्राइवेट फर्म में काम कर रहा है, जितने भी अफराद हैं वो जो काम कर रहे हैं, उन्हें उनकी सैलरीज़ मिल रही हैं, उन्हें जो अलाउंसेस मिल रहे हैं, जो पेंशन मिल रही है, जो सोशल वेलफेयर अलाउंस मिल रहा है, वो सब इसमें शामिल होगा। इंटरेस्ट में हुकूमत की जानिब से जारी करदा जो कर्ज़ा है, लोन है, उसके ऊपर जो सूद है वो भी इसमें शामिल होगा, या फिर जो डिफरेंट जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ होती हैं, उनके बॉन्ड्स होते हैं, उनका इंटरेस्ट भी इसमें शामिल होगा। अब मुनाफाजात, प्रॉफिट्स, इसके अंदर जो भी कोई निजी कारोबार कर रहा है या कोई पार्टनरशिप में कारोबार हो रहा है या जो भी कारोबार किया जा रहा है, उसमें जो प्रॉफिट आपको हासिल होगा वो इसमें शामिल होगा। अब देखें कौमी आमदनी की यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी हुई है, जो कि है कौमी आमदनी बराबर है लगान जमा उजरत जमा सूद जमा मुनाफा, नेशनल इनकम इज़ इक्वल टू रेंट प्लस वेजेस प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट्स। अब इसके अंदर हमें जो एहतियात करनी है वो कौन सी हैं, इसमें सबसे पहले जो है नंबर 1 पे इंतकाली अदायगियाँ वो शामिल नहीं की जाएंगी। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आपको कल बताया था, वो पेमेंट्स होती हैं जो किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के बगैर आपको हासिल हो जाती हैं। इसके अंदर ज़कात, पेंशन, इसमें गिफ्ट्स वगैरह इसमें शामिल होते हैं। नंबर 2, इसमें इल्लीगल और इमोरल एक्टिविटीज़ से जो आपको इनकम हासिल होती है वो इसमें शामिल नहीं होगी, जैसे चोरी से या रिश्वत, स्मगलिंग वगैरह से जो आपको पेमेंट हासिल होगी वो इसमें शामिल नहीं होती। थर्ड जो हमारा मेथड है वो कुल खर्च का तरीका है। कुल खर्च के तरीके में किस तरीके से हम मालूम करेंगे, जैसे आपको प्रोफेसर फिशर की डेफिनेशन अगर नेशनल इनकम की याद हो कि साल भर में जो कुछ खर्च किया जाता है, अगर उसका मजमूआ हासिल कर लिया जाए तो वो कौमी आमदनी कहलाता है। जो चीज़ें भी मुल्क में पैदा होती हैं उनकी ख़रीदारी के ऊपर होने वाले ख़र्च को जमा कर लिया जाए तो हमें कुल खर्च के तरीके से कौमी आमदनी हासिल हो जानी। जो कुछ भी पैदा होता है वो डेफिनेटली सेल भी होगा, और जब वो सेल होगा उसकी ख़रीदारी पर जो कुछ खर्च होगा अगर उसे जमा कर लें तो हमें कौमी आमदनी हासिल हो जाएगी। अब किस तरीके से, अब इसमें निजी सरफी खर्च होगा, प्राइवेट कंजम्पशन, आम अफराद अपने खाने पीने या रहने सहने के लिए जो कुछ भी डेली रूटीन में खर्च करते हैं वो इसमें शामिल हो जाएगा। नंबर 2, सरकारी सरफी खर्च है, पब्लिक कंजम्पशन है, यानी गवर्नमेंट जो कंजम्पशन करती है, गवर्नमेंट अखराजात करती है, मुल्क की डिफेंस के लिए खर्च करती है, मुल्क के सोशल वेलफेयर के लिए जो खर्च करती है, या एजुकेशनली या सेहत के लिए जो कुछ हेल्थ डिपार्टमेंट्स के लिए जो खर्च करती है वो सब इसमें शामिल होते हैं। नंबर 3, निजी सरमायाकारी आ जाएगी इसके अंदर, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, जो एक आम अफराद सरमायाकारी करते हैं, वो छोटा सा कारोबार कर लें, छोटा सा बिजनेस कर लें, ये जो चीज़ें छोटे काम कर लें तो उनके ऊपर जो वो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो इसमें शामिल होकर सरकारी गवर्नमेंट भी सरमायाकारी करती है, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करती है, बड़े बड़े शोबों में काम करती है, वो इसमें वो सड़कें बनाती है, पुल बनाती हैं, तो उनकी जो सरमायाकारी होगी वो भी इसमें शामिल होगी। अब इसकी में एक नई इक्वेशन सामने आई है नेशनल इनकम की, दैट इज़ ये यहाँ पे मेंशन है कि एक ये इनकम y इज इक्वल टू C+I मीन्स नेशनल इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट सफ जमा सरमायाकारी, और एक ये वाली इक्वेशन भी सामने है कि y इज इक्वल टू C+S कंजम्पशन प्लस सेविंग सर्फ जमा बचत। आज के लिए इतना ही बहुत है, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसको पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।